92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है हेलो मालती आंटी और इसको लिखा है उमेश पंत ने। यही कोई सुबह के 5 बज रहे होंगे। दिल्ली से बनारस के बीच किसी अनजान सी जगह पर रुकी हुई ट्रेन के चल पड़ने का इंतजार कर रहा था मैं। पापा बनारस में हैं इन दिनों। कल अचानक फोन आया और कहने लगे, बेटा टिकट करवा दिया तुम्हारा, कल सुबह सुबह यहाँ आ जाओ, एक जरूरी बात बतानी है तुमको। मुझे जरा चिंता हुई। ऐसी क्या जरूरी बात है पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम आ जाओ कल, पापा ने कहा। कल से दिमाग में बस एक ही सवाल गोते लगा रहा है, क्या जरूरी बात हो सकती है? इस रुकी हुई ट्रेन में बैठे पापा की वो जरूरी बात मेरे पेट में अपच कर रही थी और उस पे टीटी साहब का यह फरमान, एक मालगाड़ी पलट गई है पटरी पे, मलबा काफी है, क्रेन बुला के हटवाना पड़ेगा, हो सकता है 9-10 घंटे लग जाएं ट्रेन खुलने में। 9-10 घंटे एक रुकी हुई ट्रेन में बैठे रहना किसी काले पानी की सजा से कम नहीं होता। अपनी सीट पे बैठ के तो काटा नहीं जा सकता था इतना वक्त। आसपास टहलाने की सोची तो किसी से पता चला कि पास ही एक छोटा सा शहर है, याद शहर। जब पता चला कि ये रेलगाड़ी याद शहर के पास रुकी है तो मैं बेचैन हो गया। नाम सुनते ही मेरे दिमाग में कुछ पुरानी यादें ताजा हो गईं। एक गहरा रिश्ता जो था उस छोटे से यादों के शहर से। बचपन के वो कुछ दिन मुझको अपनी आंखों के सामने खेलते हुए नजर आने लगे। मुझको नजर आने लगा था पापा और माँ के एक उलझे हुए रिश्ते के बीच मेरे लिए किसी राहत भरी सांस जैसा वो एक चेहरा, मालती आंटी का चेहरा। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। छह साल हो गए थे मालती आंटी से मिले। सोचने लगा कि पता, फोन नंबर कुछ भी तो नहीं है। इतने सालों बाद याद शहर में कैसे ढूंढूंगा उनको, और ढूंढ भी लिया तो कहूंगा क्या? फिर भी दिमाग उनसे मिलने की तिकड़ में भिड़ाने में जुट गया। याद शहर में पापा के एक दोस्त हैं, मिश्रा अंकल। उन्हीं के पड़ोस में रहती थी मालती आंटी। वो नहीं भी मिली तो मिश्रा अंकल से तो उनके बारे में कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। और फिर याद शहर को देखे भी तो पूरे 6 साल हो गए थे। मैंने तय किया कि अंधेरा पूरी तरह छटते ही मैं याद शहर के लिए रवाना हो जाऊंगा। मुझको ठीक ठीक तो याद नहीं, पर सन 2005 के आसपास जून जुलाई का महीना रहा होगा। तब मेरी उम्र शायद 12 साल की थी। पिताजी की जिंदगी में मालती आंटी कब आई ये बात आज तक न माँ को पता थी न मुझको, पर शायद माँ से मिलने से पहले ही पिताजी मालती आंटी से मिल चुके होंगे। इससे पहले भी काम के सिलसिले में याद शहर आते रहते थे पिताजी। कानपुर में माँ के साथ रहते हुए पिताजी छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते और माँ भी खिंची खिंची रहती, जैसे दोनों किसी बुझते हुए से रिश्ते के पूरी तरह ठंडा होने का इंतजार कर रहे थे। रोज रात को किचन से बर्तनों के पटकने की आवाजें आती। आधी रात तक घर की हवाओं में दोनों का चीखना चिल्लाना घुला रहता। और रात को बिस्तर पर लेटने के बाद गालियां, रुलाई और फिर माँ पापा के मुंह फुलाए चेहरे मेरे सपनों की जगह ले लेते। उन दोनों के बीच पति पत्नी के रिश्ते से अलग नाराजगी का ऐसा रिश्ता कायम हो गया था जिसकी आंच में मेरा बचपन जलने लगा था। पापा तो फिर भी कभी कभार मेरे लिए वक्त निकाल लेते थे, लेकिन माँ उन दिनों पढ़ाने के साथ साथ रिसर्च भी कर रही थी। ऐसे में उनके पास मेरे लिए वक्त बहुत कम था। इतना कम कि उस कम वक्त में माँ और मेरे बीच दूरियों के एक तल्ख रिश्ते के अलावा कुछ और नहीं पनप सका था। मेरे स्कूल के एनुअल डे, मेरे जन्मदिन के केक, मेरे होमवर्क की कॉपियों, मेरे रिपोर्ट कार्ड के हस्ताक्षरों, हर चीज से माँ गायब थी। पर गनीमत यह थी कि पापा की थोड़ी थोड़ी परछाई इन सब चीजों में कहीं न कहीं जरूर रहती थी। धीरे धीरे कब एक अजनबी सी दूरी माँ और मेरे बीच बन गई मुझको पता ही नहीं चला। माँ और पापा दोनों कानपुर डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे। पापा को उन दिनों महीने में 1-2 बार गेस्ट लेक्चरर के तौर पे याद शहर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था। एक बार पापा जब याद शहर से लौटे तो माँ का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। तब
पहली बार मालती नाम मैंने माँ के मुंह से सुना था। जैसे एक चिढ़ सी हुई थी उस वक्त इस नाम से। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कितना हकारत भरा था माँ के मुंह से निकला मालती नाम का ये शब्द। उस दिन पापा और मम्मी के बीच जम के कहा सुनी हुई, जैसे एक तूफान आ गया हो घर पे, और दोनों के बीच की बातचीत, हंसी सब अपने साथ लेके उड़ गया था ये तूफान। पूरे 15 दिनों तक माँ पापा के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। सुबह होते ही एक घुटन उस घर की हवाओं में फैल जाती। मेरा मन करता कि कहीं भाग जाऊं और फिर कभी वापस ना आऊं। उस दिन सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले मैं पड़ोस के दोस्त बंटी की साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था। साइकिल चलानी आती नहीं थी तो बैलेंस बिगड़ा और धड़ाम से मैं जमीन पे जा गिरा। मेरे मुंह से सिसकियां और आंखों से पानी रिस रहा था। माँ अपना पर्स टांगती हुई घर से बाहर निकली। उनका ध्यान शायद अपनी घड़ी पर था, इसलिए उनकी कार के बिल्कुल सामने वाले पार्क में से आती मेरी कराह की ओर उनकी नजर नहीं गई। यूं तो बस हल्की सी खरोंच थी, पर इस बात की चोट बहुत दिनों तक मुझको सालती रही कि माएं तो सब कुछ जान लेती हैं, फिर मेरी माँ को मेरा दर्द क्यों नहीं दिखता। तभी पापा मुझको आवाज लगाते हुए बाहर आए। मैं लंगड़ाते हुए घर की ओर जा रहा था। उन्होंने मुझको देखा और दौड़ते हुए मेरे पास आ गए, गोद में उठाया, हथेली से आंसू पोंछे और मुझको कमरे में ले गए। मेरे छिले हुए घुटनों पे मलहम लगा के उन्होंने जैसे एक ही पल में कितने सारे जख्म भर दिए थे। फिर गर्मियों की छुट्टियां हो गई। माँ ने वादा किया था कि वो छुट्टियों में मुझको घुमाने के लिए ननिहाल लेके जाएंगी, लेकिन जैसे ही छुट्टियां शुरू हुई हमेशा की तरह उनके एक जरूरी काम ने दस्तक दे दी। अपनी पीएचडी की रिसर्च के चलते उनको 15 दिन के लिए कानपुर से बाहर जाना था। इस तरह ननिहाल जाने का इंतजार उनके जरूरी काम में कहीं गुम हो गया। माँ ने मुझको अपने साथ चलने को कहा, पर पापा ने कहा नहीं, तुम अपना काम संभालो, मुकुल को मैं संभाल लूंगा। पापा को याद शहर जाना था। उन्होंने तय किया कि वो मुझको अपने साथ लेके जाएंगे। माँ अपनी रिसर्च के सिलसिले में नैनीताल चली गई और मैं पापा के साथ याद शहर आ गया। याद शहर आके मुझे लगा कि पापा जैसे बदल रहे थे। रोज ऑफिस से लौटते वक्त गुप्ता जी के समोसे, रबड़ी या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर लेके आते जो मुझको पसंद होती। उस दिन मैं शाम को पार्क से लौटा तो पापा दरवाजे पे खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे घर पहुंचते ही बोले, आजा मुक्कू, देख ले मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। अंदर गया तो देखा कि एक चमचमाती साइकिल मेरा इंतजार कर रही थी। मैं दौड़ के पापा के गले से झूल गया। पापा, ये तो बंटी की साइकिल से भी अच्छी साइकिल है। पापा धीरे से मुस्कुरा दिए। तभी साइकिल के पीछे मुझको एक औरत खड़ी दिखाई दी। लगभग 30-32 की उस औरत पे मेरी नजर गई तो थोड़ा झिझका। उस औरत को मैंने तो अनजान निगाहों से देखा था, पर जहां तक मुझको याद है उसकी नजरों में अजनबीपन कहीं नहीं था। बेटा नमस्ते करो, ये मालती आंटी हैं, पिताजी ने थोड़ा संकोच से बताया, और मैंने भी उतने ही संकोच से कहा, हेलो मालती आंटी। कमरे में कुछ देर के लिए बिखर आए अटपटेपन को मेरी मुस्कुराहट ने जैसे समेट के कमरे के बाहर फेंक दिया था उस वक्त। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। उजले रंग की एक सभ्य सी दिखने वाली औरत थी वो, जो अब मेरे लिए मालती आंटी हो गई थी। वो मेरी ओर देख के मुस्कुरा रही थी। माँ कभी मुझको ऐसे देख के मुस्कुराई हो मुझको याद नहीं पड़ता। मालती आंटी से परिचय कराने के बाद पिताजी ने एक और नसीहत दी, बेटा आंटी अब यहाँ आती रहेंगी, इनसे अच्छे से बिहेव करना। मैंने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। पिताजी आगे बोले, लेकिन माँ को ये मत बताना कि ये हमारे घर आती हैं। पापा की ये बात अजीब तो लगी, पर फिर मैंने चुपचाप उसी तरह हाँ में सर हिला दिया। उस दिन के बाद मालती आंटी रोज पापा के ऑफिस जाने से ठीक 15-20 मिनट पहले घर आ जाती, और फिर पापा के ऑफिस से लौटने के 15-20 मिनट बाद ही लौट जाती। मालती आंटी के चेहरे पे न जाने ऐसी कौन सी परत चढ़ी थी जिसपे गुस्सा, चिढ़
नफरत जैसी कोई भावना टिकती ही नहीं थी। कुछ ही दिनों में वो मेरी जैसे सबसे अच्छी दोस्त बन गई। मैं दिन भर उनके साथ रहता और दिन कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। माँ के प्यार की कमी पूरी तो नहीं की जा सकती, पर उनके होने से माँ का वहां न होना उतना खल नहीं रहा था। सुबह सुबह लॉन में मैं साइकिल पे बैठता और वो मुझको बताती, कमर सीधी करो, अब बिल्कुल सामने देखो, हाँ ऐसे, अब धीरे धीरे पेडल मारना शुरू करो। और जैसे ही मैं कुछ गलत करता, उस सर पे मीठी सी चपत लगाती और कहती, मैं जो कह रही हूं उस पे ध्यान मत दो, तुम जो कर रहे हो उस पे ध्यान दो। जिंदगी में सीख आगे भी मेरे बहुत काम आती रही। एक बार जब मुझको अचानक एक दिन तेज बुखार चढ़ गया और डॉक्टर ने बताया कि मुझको टाइफॉइड हो गया है, तब उन्होंने रात रात भर जाग के मेरे गर्म माथे पे ठंडी पट्टियां रखी थी। तब पापा ने उनसे कहा, ये डॉक्टर की दवाओं से नहीं, तुम्हारी तीमारदारी से ठीक हुआ है। दूसरी रात जब वो घर से लौटने लगी थी, तो पापा ने हौले से उनका हाथ छू के उनको रोक लिया था। देर रात जब मैं फ्रिज से पानी निकालने के लिए अंदर गया, तो मैंने जरा से खुले हुए दरवाजे से देखा कि दोनों पास पास बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पापा की आंखें बंद थीं और मालती आंटी उनका माथा सहला रही थी। उस दिन उनको पहली बार पापा के इतने आसपास बैठे देखा था मैंने। तब मुझे समझ नहीं आया कि जो मैंने अभी अभी देखा था उसका मतलब क्या था। मैं अपने बिस्तर पे लौट गया और लाइट बंद करके लेट गया, पर उस रात आंखों से नींद गायब थी। रात भर सोचने के बाद मैं बस इतना समझ पाया कि उस रात मैंने जो भी देखा था वो एक राज था और मुझको ये राज किसी के सामने जाहिर नहीं करना है, माँ के सामने तो कतई नहीं। उस दिन के बाद फिर मालती आंटी न जाने कहां चली गईं। मैंने कभी कहा नहीं, पर रोज मैं उनका इंतजार करता। उनके जाने के बाद उनकी ममता भरी उंगलियों की छुअन बस यादों में महसूस होती रही। मैंने कई बार पापा से पूछा भी, पर उस सवाल के जवाब में हमेशा एक चुप्पी मुझको मिली। अपने पीछे वो एक पहेली छोड़ गई थी, जिसका हल भी वो अपने साथ ही लेके चली गई थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मालती आंटी के जाने के बाद जब मैं और पापा कानपुर लौटे, तो माँ वहां नहीं थी। पापा ने फोन किया तो उन्होंने बताया कि वो नैनीताल से सीधे अपने मायके चली गई थी और कुछ दिन में वापस आ जाएंगी। जिस दिन माँ लौटी, उस रात पापा माँ से झगड़ रहे थे। मुकुल की देख रेख करती थी वो, चिंता थी उसको, इसलिए आती थी मालती। तो क्या मैं मुकुल की देख रेख नहीं करती हूँ? मुझको उसकी फिक्र नहीं है, यही कहना चाहते हो ना तुम? आज माँ झल्ला नहीं रही थी, वो एक हारी हुई आवाज थी। काश कि तुम खुद के अलावा किसी और की भी फिक्र करती होती। पापा की आवाज आई, तुमने तलाक का फैसला करने से पहले मुकुल के बारे में कम से कम एक बार तो सोचा होता। फिर मेज से पेपर उठा के उन पे साइन करते हुए पापा बोले, लेकिन अब तुम ये पेपर ले ही आए हो तो मुझको भी कोई शौक नहीं है तुमसे रिश्ता रखने का। हाँ, इस रिश्ते को अब मैं भी और ढो नहीं सकती, माँ ने कहा। उसकी आंखों में आंसू लुढ़क आए थे। मैं दरवाजे की दरार से झांकता, कोने में दुबका दोनों की आवाजें सुन रहा था। माँ और पापा दोनों अलग हो गए। मुझको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया ताकि दोनों अलग अलग मुझसे मिलने आ सके। मुझसे अपने रिश्ते को उन्होंने किस्तों में बांट लिया था। वो पहले पहले हर हफ्ते अलग अलग वक्त पे मुझसे मिलने आते और मैं उनसे ऐसे मिलता जैसे मेहमानों से मिल रहा हूं। माँ और पापा दोनों मुझको छुट्टियों में अपने पास बुलाते थे, पर वो ये कभी नहीं समझ पाए कि कोई बेटा ऐसे कैसे तय कर सकता है कि माँ और बाप में से उसका ज्यादा सगा कौन है। मैं कोई ना कोई बहाना बना के दोनों में से किसी के पास भी जाने से इनकार कर देता। जब भी मैं अकेला महसूस करता तो पापा मम्मी के साथ मालती आंटी और उनकी मुस्कुराहट भी बहुत याद आती। 12वीं के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और हॉस्टल में ही रहने लगा। इस बीच कुछ एक बार माँ पापा से मिला भी। दोनों अपने अपने हिस्से के पैसे, कपड़े और खाने पीने की ढेर सारी चीजें मुझको दे के चले जाते, पर मुझको अपने हिस्से का जो प्यार चाहिए था वो उनकी आंखों में चाह कर भी मुझको नहीं दिखता।
दोनों की आंखों में एक अपराध बोध होता, जिसकी काली छाया में अपनेपन के रंग कहीं गायब हो जाया करते। अब कभी कभी माँ खुद ही मुझसे मिलने हॉस्टल आ जाया करती है, या फिर फोन करके हालचाल पूछ लेती है, और पापा मुझको बनारस बुला लेते हैं। जब मेरा मन होता है और करने को कुछ और नहीं होता तो मैं उनसे मिलाता हूँ। अंधेरा छट चुका था और मैं याद शहर के लिए निकल पड़ने का मन बना ही रहा था कि थमी हुई उदास सी ट्रेन में एक हलचल सी सुनाई दी। बाहर गए यात्री ट्रेन की ओर बढ़ने लगे। लोगों की खुसर पुसर से पता चला कि पटरियां क्लियर कर दी गई हैं और ट्रेन चल पड़ने को तैयार है। मतलब ये कि मालती आंटी से मिलने का ख्याल बस ख्याल ही रह जाएगा। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। ट्रेन चल दी थी। मैं लेटने के लिए अपर बर्थ पे जा ही रहा था कि फोन की घंटी बजी। फोन पे एक जाना पहचाना सा नंबर ब्लिंक कर रहा था। बेटा, मैं बोल रही हूं। माँ की आवाज थी, एक कमजोर सी आवाज। कहिए। मेरे इस एक शब्द में न तलखी थी न प्यार। तुम्हारी एक एफडी की थी, माँ ने कहा। इस महीने पूरी हो रही है। अपना नया अकाउंट नंबर मैसेज कर देना, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। मुझको लगा जैसे किसी ठंडी राख पे पड़ी सीली लकड़ी पर बची हुई आखिरी चिंगारियों में किसी ने हल्की सी फूंक मारने की कोशिश की हो। ठीक है, मैंने अपना हक समझते हुए एक शब्द में हामी भर दी। कुछ देर तक चुप्पी रही, सिर्फ ट्रेन के चलने की आवाज आ रही थी। फिर माँ ने अचानक पूछा, पापा कैसे हैं? एक असहज कर देने वाला सवाल था ये। इसका जवाब क्या दूं समझ नहीं आया। मैंने दबी हुई आवाज में कहा, उन्हीं से मिलने जा रहा हूं, बनारस। सब ठीक तो है ना? माँ की आवाज में चिंता और तकलीफ दोनों घुले हुए थे। कहना तो चाहता था कि कहाँ सब ठीक है माँ। मेरी नींदों का पहरा देने के लिए रात रात जागने वाली माँ, मेरी उंगली पकड़ के चलना सिखाती माँ, मेरे बोले हुए पहले शब्द पे आंसू बहाती माँ, न जाने कहाँ गुम हो गई माँ। कहाँ सब ठीक है? ठीक तो तब होता जब पापा, मैं और आप आज फिर से 10 साल पहले वाला वो अच्छा वक्त साथ बिता पाते। तकलीफ ज़दा एहसासों का एक सिलसिला हो सकता था, पर अब उससे हासिल क्या होना था? बस इतना कह सका, हाँ सब ठीक है। ट्रेन बनारस में रुकी। पापा के दिए पते पे पहुंचा तो जैसे 7 साल पुराना वो नजारा आंखों में एक बार फिर कौंध गया। पापा ने दरवाजा खोला। अंदर सोफे पे बैठी एक जानी पहचानी मुस्कुराहट मेरा इंतजार कर रही थी। मालती आंटी। मालती आंटी का वो चेहरा मेरे सामने था, वो चेहरा जो अब भी नहीं बदला था। हम दोनों के बीच खुली हवा में एक ऐसी चुप्पी भर गई थी जिसके लिए कोई शब्द शायद ईजाद ही नहीं हुए थे। मुझको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मालती आंटी सचमुच मेरे सामने बैठी हैं। पर कई चीजें यकीन से परे होती हैं, ठीक मालती आंटी और मेरे रिश्ते की तरह। मैं हौले से उनके पास गया। इससे पहले कि वो कुछ कहे, मैंने बिना झिझके मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मालती आंटी। बस इतनी सी थी ये कहानी।